सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। इस वक्त अगर देखा जाए नाज़रीन तो जोड़ तोड़ का बाजार गर्म है। सेनेट इलेक्शन के बाद अब सबकी नज़रें चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात पर लगी हुई हैं। कौन होगा अगला चेयरमैन सेनेट, इसका फैसला परसों हो ही जाएगा। अच्छा, जिस तरह कहा जाता है कि क्रिकेट में आखिरी गेंद तक खेल जारी रहता है और कोई भी टीम बाजी मार सकती है, कोई भी, ठीक इसी तरह सेनेट इलेक्शन में भी हारी हुई बाजी को जीत में बदलना और जीत का शिकस्त में तब्दील होना कोई हैरान कुन बात नहीं है। अब इसकी ताज़ा मिसाल सेनेट इंतखाबात हैं, जहां विफाक की सीट पर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के पास जीत के लिए आपको पता है कि वोट कम थे, मतलूबा वोट कम थे, लेकिन जब वोटों की गिनती हुई तो गिलानी साहब मैदान मार गए। अब ठीक इसी तरह चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, जब उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई गई तो उस वक्त शीशे की तरह साफ था कि अपोजिशन की अक्सरियत होने की वजह से उनका पत्ता साफ हो जाएगा और उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाएगी। लेकिन फिर एक करिश्मा हुआ, सबने देखा कि कैसे सादिक संजरानी अपनी सीट पर विराजमान रहे और अपोजिशन अपनी अक्सरियत के बावजूद उनको उतारने में कामयाब ना हो सकी। अच्छा नाज़रीन, सियासत के खेल हम कह सकते हैं कि निराले हैं, वक्रे खेल हैं। इस खेल में कुछ भी हतमी नहीं होता, कुछ भी यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता। कभी भी कुछ भी मुमकिन हो जाता है, जो मुमकिन होता है वो नामुमकिन हो जाता है, नामुमकिन कभी भी मुमकिन हो जाता है, यानी कुछ भी हो जाता है। सियासत के सर पर आप कह लें कि शुकूक व शुबहात के बादल हर वक्त छाए रहते हैं। अब शिबली फराज साहब क्या फरमा रहे हैं, वो कहते हैं कि हुकूमत अपना चेयरमैन सेनेट लाने के लिए हर तरीका, हर हरबा इस्तेमाल करेगी। भी हर तरीका या हर हरबा से क्या मुराद है उनकी, वो बता सकते हैं। कुछ भी लिया जा सकता है ना, ये हर हरबा, कुछ भी, यानी कुछ भी चलेगा यहाँ पे, कुछ भी। हुकूमती सफ़ों से इस तरह का बयान इस बात की क्या अलामत नहीं है कि हुकूमत पहले से भी ज़्यादा होशियार हो चुकी है। वो अपने साथ किसी किस्म का धोखा नहीं होने देगी, बल्कि अब वो अपने मुखालिफिन को धोखा, बल्कि अगर मैं कहती हूँ कि झटका देने के लिए तैयार हो गई तो गलत नहीं होगा। अच्छा, वज़ीर इत्तलात का चेयरमैन सेनेट के लिए हर हरबा इस्तेमाल करने वाले बयान का अमली मुजाहिरा हम मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को हुकूमत की जानिब से डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के ऑफर देने से देख चुके हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ और JUI एक दूसरे की हरीफ जमाते हैं, सबको पता है, जो एक दूसरे की शक्ल तक देखना नहीं पसंद करती, आपको पता है। लेकिन जैसा कि शिबली फराज साहब ने कहा, तो अब इसमें मेरे ख्याल से हैरानी वाली, डाउट वाली बात तो होनी नहीं ना चाहिए, किसी किस्म का शक रह ही नहीं सकता कि हुकूमत ने उन्हें डेप्यूटी चेयरमैन बनाने की पेशकश की। आपको हैरानी वाली बात नहीं है। और वो अलग बात है कि हुकूमत की इस ऑफर को JUI ने एक्सेप्ट नहीं किया, कबूल नहीं किया। अच्छा, चेयरमैन सेनेट के इंतखाब तक यही सियासी खेल तमाशे तो लगे रहेंगे। अब चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के हवाले से बड़ी एक इंटरेस्टिंग कहानी है जो सामने आई, दिलचस्प कहानी। चेयरमैन सेनेट बनने के लिए किसी भी जमात के उम्मीदवार को, ज़रा गौर से सुनिएगा, 51 वोट लेना ज़रूरी है, 51 वोट लेना ज़रूरी है। अब इसी को लेकर हम पार्टी पोजीशन पे बात कर लेते हैं। हुकूमती इत्तेहाद की बात करें तो तहरीक इंसाफ के 27, बलोचिस्तान अवामी पार्टी 13, MKM पाकिस्तान 3, मुस्लिम लीग काफ 1, मुस्लिम लीग फंक्शनल 1, आज़ाद सेनेटर्स 3। अब इस तरह हुकूमती इत्तेहाद की जो कुल नशिस्तें हैं 48 बनती हैं, 48। जबकि अपोजिशन इत्तेहाद को अगर देखें तो पीपल्स पार्टी 21, मुस्लिम लीग नून 18, JUI फे 5 और ANP 2, नेशनल पार्टी 2, पश्तूनख्वा मैप 2, BNP मेंगल 1। कुल मिलाकर अपोजिशन इत्तेहाद की नशिस्तें 51 यानी 51 बनती हैं। अब इसमें से एक नशिस्त इसाक डार साहब की है जो कि इस वक्त मफरूर है और उनका वोट काउंट नहीं होगा। अब ऐसे में अपोजिशन के पास 50 नशिस्तें रह जाती हैं, जबकि जमात इस्लामी की अगर मैं बात करूं तो वो ना अपोजिशन की तरफ है और ना हुकूमत की तरफ है, और उसका एक सेनेटर है, और ये एक सेनेटर का जो वोट है वो अपोजिशन इत्तेहाद के लिए अहमियत का हामिल हो सकता है, क्योंकि जमात इस्लामी के वोट के बगैर अपोजिशन अपना चेयरमैन सेनेट नहीं बना सकती। अच्छा, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब उस वक्त तक चेयरमैन सेनेट नहीं बन सकते जब तक जमात इस्लामी या हुकूमती इत्तेहाद में से कोई उन्हें वोट नहीं देता। अब शायद यही वजह है कि नंबर गेम की परेशान कुन जो सिचुएशन है, सूरत हाल है, उसको देखकर दोनों उम्मीदवार हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा अरकान की हिमायत हासिल हो जाए, और कोई भी हरबा, जैसे कि खुद लोग अब कह रहे हैं अल-ऐलान के कुछ भी करना पड़े, कोई भी हरबा हो चलाएंगे, इस्तेमाल करेंगे। अगर अपोजिशन और हुकूमत में से कोई भी 51 वोट हासिल नहीं कर पाते तो फिर भी सूरत हाल मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी,
फिर चेयरमैन सेनेट के लिए दोबारा इंतखाब होगा, है ना। इंटरेस्टिंग सूरत हाल, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। अच्छा, यकीन के साथ ये नहीं कहा जा सकता कि चेयरमैन सेनेट किसका होगा, क्योंकि मुकाबला बहुत ज़्यादा सख्त है और इसमें अहम किरदार जमात इस्लामी का होगा। अब देखते ये होगा कि जमात इस्लामी किसके हक़ में फ़ैसला करती है और क्या होता है। अच्छा नाज़रीन, अपोजिशन और हुकूमत में पार्लियामेंट में तो आपको पता है कि शदीद जंग जारी है, लेकिन अब PDM के सरबराह ने एक बार फिर 26 मार्च को हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च का ऐलान भी कर दिया। क्या कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन्हीं की ज़बानी ज़रा सुनिएगा, क्लिप चलाइएगा टीम। अच्छा नाज़रीन, सियासी तजियाकारों की राय ये है कि लॉन्ग मार्च का जो इन्हिसार है ना, वो चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन पर भी है। अब शायद इसी वजह से आप कह लें कि PDM के सरबराह ने इससे पहले भी, आपको याद होगा, एक बार फिर इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ नून लीग की जो नायब सदर हैं वो सेनेट इंतखाबात से पहले ये इशारा दे चुकी हैं बाकायदा कि हो सकता है कि मार्च की ज़रूरत ही ना पड़े। अब उनके कहने का मतलब यकीनी तौर पे यही होगा कि उनको इस बात का अंदाज़ा था कि सेनेट इंतखाबात में यूसुफ रज़ा गिलानी कामयाब होंगे और उसके बाद अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने की गेम आसानी से कर सकती है। अब इसी वजह से मोहतरमा ने कह दिया कि हो सकता है किसी मार्च की ज़रूरत ही ना पड़े, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के एतमाद का वोट लेने के जो आप कह लें कि एक बहादुर या दलेराना फैसला, उसके बाद अपोजिशन की उम्मीदें हम कह सकते हैं किसी हद तक दम तोड़ गई हैं और अब भी अपोजिशन ये कह रही है कि वो वज़ीर आज़म के एतमाद के वोट को मानती नहीं है और अब अपोजिशन खुद तय करेगी कि वज़ीर आज़म के खिलाफ कब और किस वक्त अदम एतमाद की तहरीक लानी है। अच्छा, अपोजिशन तहरीक जो है वो ये जो अदम एतमाद की तहरीक है वो लाती है नहीं लाती, लेकिन अब वो मार्च का ऐलान ज़रूर कर चुकी है, आपके सामने है। अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि अगर अपोजिशन को मार्च से भी जो उनके मतलूबा नताइज हैं वो चाहते हैं, अगर वो नहीं मिलते हैं तो फिर वो दोबारा अदम एतमाद की तहरीक क्या ला सकती है, फिर अगला लाइमल क्या होगा, क्या करेंगे। ये बिलावल का क्लिप होगा, ज़रा देखिएगा, सुनिएगा। अच्छा नाज़रीन, बिलावल वो सियासतदान कह लें कि जिन्होंने शुरू ही वक्त से मार्च की जगह पार्लियामेंट में हुकूमत के खिलाफ जंग लड़ने पर जोर दिया। आपको पता है बिलावल ही वो पहले रानुमा कह लें जिन्होंने हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने का ऐलान किया। अपोजिशन की इत्तेहादी जमातें पहले तो बिलावल के इस ऐलान से भागती रहीं, लेकिन आखिर उन्हें बिलावल की हाँ में हाँ मिलाना पड़ी। अब अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट में आप कह सकते हैं कि बिलाशुबा अपोजिशन ने हुकूमत को बहुत टफ टाइम दिया और ख़ासतौर पर जो गिलानी साहब की जीत है, इसके बाद हुकूमत आप कह सकते हैं कि मजबूर हो गई कि उसको एतमाद का वोट लेना पड़ा। अब भी अपोजिशन वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक ला सकती है और ये भी मुमकिन है कि वो जोड़ तोड़ करके इसमें कामयाब भी हो जाए। लेकिन अगर PDM मार्च करती है तो उसका हुकूमत की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने, आपको याद होगा, नवाज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ कितना लंबा धरना दिया था, लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ, PTI मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को क्या गिरा सकी? बिल्कुल भी नहीं गिरा सकी। ये धरनों से, मार्च से कुछ नहीं होने वाला। हाँ, अगर अपोजिशन का मकसद सिर्फ हुकूमत पे दबाव डालना है, प्रेशर डालना है, तो जैसा कि इमरान खान साहब ऑलरेडी कह चुके हैं कि वो किसी दबाव में आएंगे नहीं, ना वो घबराते हैं और हमेशा कहते हैं आपने भी घबराना नहीं है, दबाव में वो आएंगे नहीं। तो फिर मेरे ख्याल से अपोजिशन के मार्च का इसको कोई खातिर ख्वाह मेरा नहीं ख्याल के फ़ायदा होगा, नहीं होगा फ़ायदा। अब अपोजिशन पार्लियामेंट में रह सकते हैं कि हुकूमत को टफ टाइम दे सकती है, जो कि एक आइनी तरीका भी है। ये जमहूरियत की बात करते हैं, आइन की बात करते हैं, तो ठीक है ना, पार्लियामेंट में रहते हुए दें टफ टाइम, जिस तरह भी दिया जा सकता है, जिस तरीके से भी दिया जा सकता है। लेकिन धरनों से, मार्च से कुछ नहीं होगा, टाइम आपका ज़ाया होगा, आपका ज़ाया होगा। बल्कि आप खुद देखें कि जब ये धरने दिए जाते हैं, मार्च किया जाता है, जब जगह जगह पे एहतजाज हो रहा होता है, तो किस तरह ट्रैफिक ब्लॉक होती है, जिन लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ता है, एम्बुलेंसेज वहाँ खड़ी होती हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि हॉस्पिटल जाना चाह रहे होते हैं, मरीज़ होते हैं, बहुत से लोग दम तोड़ जाते हैं। तो मसाइल का सामना अवाम को करना पड़ेगा। अगर अब अवाम के लिए बाहर निकलता है कोई, तो मुझे समझ नहीं आती कि अवाम को मुश्किल में डाल के कोई अवाम के फ़ायदे के लिए बाहर कैसे निकल सकता है। जिसको अवाम का फ़ायदा अजीज़ होगा वो टेबल पे बैठ के बात करेगा। आप जमहूरी अंदाज में, आइनी अंदाज में बैठ के आप अपोजिशन को, हुकूमत को, ये जो अपोजिशन वाले हैं वो पार्लियामेंट में बैठ के टफ टाइम दे सकते हैं। सड़कों पे आके कभी टफ टाइम आप नहीं देते, ये मेरी बात याद रखिएगा। सड़कों पर आकर टफ टाइम हुकूमत को कभी नहीं मिला, अवाम को मिला, हमेशा अवाम को टफ टाइम मिला। अच्छा, हम इस इशू पर अगर कहें कि अपोजिशन इकट्ठी अगर नहीं होती है किसी अहम इशू पर, लेकिन PDM के सरबराह ने जो मार्च का ऐलान किया है, अगर हम कहें कि जी मुस्लिम लीग जो नून है उसके एहसन इकबाल साहब ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई है और लॉन्ग मार्च के होने की बाकायदा तायीद कर दी है, यानी यहाँ पे ये तमाम लोग विलिंग है कि किसी भी तरह इनकी लॉन्ग मार्च करनी है। एहसन इकबाल साहब की ज़बानी ज़रा सुनिए क्या कह रहे हैं वो।
अब देखा आपने कि एहसन इकबाल साहब वो पुराने दुख सुना रहे हैं कि हुकूमत नाकाम हो गई, मईशत डूब गई, महंगाई और करप्शन बढ़ गई। अब एहसन इकबाल साहब असल में लॉन्ग मार्च का जवाब पेश कर रहे हैं और अरस्तू साहब का अपना अंदाज़ है, आपको पता है। अरस्तू साहब अपने अंदाज में ये जवाब पेश कर रहे हैं क्योंकि कोई भी चीज़ करने की कोई वजह होती है और अपोजिशन महंगाई की बुनियाद पर लॉन्ग मार्च करके हुकूमत से छुटकारा हासिल करना चाहती है। अब चलें मान लेते हैं कि अपोजिशन को अवाम का बहुत दुख है, बहुत दुख है। अगर अपोजिशन असल मायनों में अवाम के मसाइल का हल चाहती है तो फिर गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने के लिए हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन क्यों नहीं करती? करे ताउन। सियासी जमातों ने फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में ज़म करने और आर्मी चीफ की एक्सटेंशन से मुतालिक बहुत अहम तरामीम की, जिस पर तमाम सियासी जमातें दाद की मुस्तहिक हैं। अब गिलगित बल्तिस्तान असम्बली ने गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाने का मुतालबा कर दिया और कहा है कि जी कौमी असम्बली, सेनेट और जो दीगर विफाकी इदारे हैं उनमें मुनासिब नुमाइंदगी दी जाए। गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने की डिमांड पर अपोजिशन हुकूमत को चाहिए कि वो इत्तफाक के साथ मिलकर काम करे। वोट तो बड़े मांगे गए और ये लगे बल्तिस्तान की आवाम से। अब ये आप लोगों का फ़र्ज़ है कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाकर वहाँ की आवाम के जो देरीना मुतालबात हैं उनको पूरा किया जाए। आवाम का दुख दर्द है ना, आप लोगों को प्रैक्टिकली साबित करें। ये ज़बानी जमा खर्च ना करें, या अपने मुफादात की सियासत बंद करें। बहुत हो गया, अब ऐसे नहीं चलेगा। लेकिन वो क्या कहते हैं कि एक आपने सुना होगा कि जी और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। अब सितम यह कि ऐसे वादे, नारे सियासी जमातें सिर्फ इंतखाबी जलसों में क्यों लगाती हैं, हकीकत में मुफाद बचाती हैं। और अभी अपोजिशन हुकूमत को गिराने के चक्करों में है, लेकिन साथ साथ हुकूमत को बड़ा दर्स देते हैं। ये किसका अखलाकियात का दर्स देते हुए नज़र आ रहे होते हैं। कौन दे रहा है दर्स? ज़रा देखें, ज़रा दर्स देने वाले कौन है, देखें ज़रा। ये जो मुस्लिम लीग नून है, ये इक़दार से ज़्यादा इक़्तिदार की सियासत पे यकीन रखती है। अभी नून लीग की जो नायब सदर साहिबा क्या कह रही हैं कि कभी भी इक़्तिदार का मुकाबला गुंडागर्दी से नहीं किया जाता। अब मैं ज़रा इनको बताऊँगी, याद करवाती हूँ कि जो सानिया मॉडल टाउन है तो मुस्लिम लीग नून की गुंडागर्दी नहीं थी तो और क्या थी? निहत्ते शहरियों को किस तरह गोलियों का निशाना बनाया गया, जिनमें प्रेगनेंट ख़वातीन भी शामिल थी। क्या वो गुंडागर्दी नहीं थी? बल्कि मेरे ख्याल से गुंडागर्दी से भी बड़ा कोई लफ्ज़ मेरे इस्तेमाल करना चाहिए जो वो थी, जहाँ मुखालिफिन के आवाज़ को गोलियों से दबाने की कोशिश की गई। गुल्लू भट्ट जैसा किरदार किस जमात का रुकन था? क्या वो गुंडागर्दी नहीं थी? दर्ज दे रही है बाप इखलाकियात का। जो खुलेआम लॉ एंड ऑर्डर को पांव तले रौंदता रहा वो बंदा, जो गुल्लू भट्ट वहां पे था, कौन था वो? अच्छा, वो भी पुलिस की सरपरस्ती में, और उसको कोई पूछने वाला नहीं था। इखलाकियात का दर्ज दे रहा होगा शायद यकीनी तौर पे वो भी वहां पे, जिस तरह आप दे रही हैं। गुंडागर्दी तो नहीं थी वो। और उस वक्त किसकी हुकूमत थी? ये इखलाकियात का दर्ज देने वालों की हुकूमत थी। अवाम को ना बीबी सब याद है, आपको भूल गया होगा, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी होगी। वो जो आमिर खान की एक मूवी थी ना गजनी, वो वाली मेमोरी आप लोगों की है, अवाम की नहीं है। जो जुल्म होता है ना, जिसके साथ होता है उससे जाके पूछें, उसको हमेशा याद रहता है। और जब महज़ब माशरे की बात की जाती है तो महज़ब माशरे में कोई भी बड़े ओहदे पे बैठने वाला अपने ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम लगने के बाद खुद ही इस्तीफ़ा दे देता है। लेकिन यहाँ इक़दार इखलाकियात का दर्ज देने वाले करप्शन के इल्ज़ाम साबित होने पर इदारों पर चढ़ाई शुरू कर देते हैं। अजीब बखरे लोग हैं ये, पता नहीं कौन लोग हैं ये। मतलब शर्मिंदा होने की बजाय जिस बात पे शर्मिंदा होने हैं, ढिठाई से कहते हैं ये हमारी अचीवमेंट है। झूठ जितना मर्जी बुलवा लें, मतलब नारे मारते हैं कि मुझे क्यों निकाला। शर्म से जहाँ डूब मरना चाहिए ना, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, वहाँ पे ढिठाई के साथ पूछा जाता है, नारे लगाए जाते हैं और कहा जाता है मुझे क्यों निकाला। इक़्तिदार की बात अगर की जाए तो फिर वो इंसान जिस पे करप्शन के मुकदमात हों इखलाकी तौर पर, तो उसको मुकदमात का सामना करना चाहिए। इतनी अगर वो इखलाकियात की बातें करने वाला हो, बहाने तो नहीं ना तराशने चाहिए इखलाकियात की बातें करने वालों को, इखलाकियात के दर्स देने वालों को। आला इक़्तिदार की बात करता मेरे ख्याल से वही अच्छा लगता है जो खुद भी उसकी मुकम्मल पासदारी करे। आप जो काम खुद नहीं करते उसका दर्स दूसरे को कैसे दे सकते हैं? दूसरे को आप वही मशवरा दे सकते हैं जो आप खुद भी करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। तभी मज़ा आता है, तभी बात अच्छी लगती है, चंगी लगती है, वरना नहीं अच्छी लगती। वरना लोग मजाक उड़ाते हैं, जैसा आपकी बातें सुन के लोग उड़ा रहे थे आपका। अब क्या कहती हैं मजीद ये नायब सदर साहिबा नून लीग की कि इनकी जमात इक़्तिदार की अमीन है। ये सुन के कैसा लग रहा है नाज़रीन आपको कि इनकी जमात इक़्तिदार की अमीन है? अच्छा, इनके जो इक़्तिदार है ना, इनकी जमात के इक़्तिदार वैसे बखरे लोग हैं, हर चीज़ में बखरे हैं, तो इनके इक़्तिदार भी बखरे हैं। आप देखना चाहेंगे कि कैसे इक़्तिदार हैं इनकी जमात के? राना सनाउल्लाह साहब का क्लिप होगा, ज़रा चलाइएगा।
अब देखा आपने कि एंकर ने सवाल किया तो राना साहब ज़ातियात पर उतर आए। अब इनके साथ ये जो मसला है ना, ये नया नहीं है बल्कि बहुत पुराना है। राना साहब बहुत से शोज़ में आपे से बाहर हुए हैं, आपको पता है। तलाल चौधरी साहब, आबिद शेर अली जैसे रहनुमाओं ने अपनी गुफ्तगू से कई बार साबित किया है कि इनकी जमात ये जो अखलाकियात है और इक़दार है, जो कहते हैं अखलाकियात इक़दार, कितनी पासदारी करती है। देख लें आप इन लोगों के इक़दार, इनके इक़दार भी वखरे हैं इनके जैसे, मुख्तलिफ डिफरेंट। अब राना सनावत साहब पर डस्का ज़िमनी इंतखाबात में भी हंगामा राई के इल्ज़ाम लगे हैं। क्या ऐसे होते हैं इक़दार की पासदारी करने वाले? मेरा आवाम से सवाल है आज। ये राना सनाउल्लाह साहब, फिर बड़े धड़ल्ले से कहा जाता है कि इनके लिए तो राना सनाउल्लाह काफ़ी हैं। मतलब जिस बात पे शर्म से डूब मरना चाहिए, मैं अपने अल्फाज दोहराऊंगी, उस बात को अचीवमेंट के तौर पे बताया जाता है, फ़ख्रिया पेशकश। अजीब लोग नहीं है ये, वाकई बहुत अजीब लोग हैं। और दुख किस बात का होता है नाज़रीन? दुख, तकलीफ़ होती है, अज़ियत, कि हमारे सियासी रहनुमा ऐसी ऐनक रखते हैं जिसमें इन्हें अपने ऐब खूबियाँ दिखाई देती हैं, दूसरे की खूबियाँ ऐब नज़र आती हैं, यानी कहीं भी ऑनेस्ट नहीं है, अपने आप को भी धोखा दे रहे होते हैं अगर देखा जाए। आप मुझे ज़रा बताएं कि PDM हुकूमत मुखालिफ तहरीक क्यों चलाना चाह रही है? क्यों चला रही है? क्योंकि जी ऑपोजिशन कहती है कि ये हुकूमत धांधली की पैदावार है, हम इस हुकूमत को नहीं मानते चूँकि धांधली की पैदावार है। अब ज़रा सोचिएगा, एक सवाल पूछने लगी हूँ, दिल पे हाथ रखिए सब और बताइए कि ऑपोजिशन कहती है कि हम तहरीक इसलिए चला रहे हैं कि जी हुकूमत धांधली की पैदावार है, हम धांधली की पैदावार हुकूमत को नहीं मानते। चले ना माने आप, लेकिन अब आपने खुद सेनेट इलेक्शन में क्या किया? ऑपोजिशन अपने उम्मीदवार को कैसे जितवाया, ऑपोजिशन ने कैसे मुंतखब करवाया? यही हमारी सियासत का अलमी है। लेकिन चूंकि जब आप धांधली करें, जब आप कुछ भी करें तो फिर वो हलाल हो जाएगा। लेकिन अगर किसी और का चले, आपको ये लगता है, ना, आप साबित तो करके दिखा नहीं सकते, आपको अगर ये लगता है, आप ज़बानी कलाम में कुछ भी कहते हैं कि कोई धांधली की पैदावार है या धांधली की वजह से हम उनको नहीं मानते, लेकिन जब आप खुलेआम धांधली करते हैं और सबको पता है कि क्या हुआ है, कैसे नंबर पूरे होने के बावजूद आपके पास वोट ज़्यादा आ गए, सबको पता है गिलानी साहब की जीत कैसे मुमकिन हुई है, वीडियोस भी मंजर आम पर हैं, तो फिर चूंकि वो आपने किया तो बिल्कुल हलाल हो गया। ये हैं आप लोगों के डबल स्टैंडर्ड्स, डुअल स्टैंडर्ड्स, दोहरे मयार। अब मेरे ख्याल से ऐसे नहीं चल सकता, क्योंकि अवाम सब कुछ जान चुके हैं। अब इनका मंजन मजीद नहीं बिकने वाला। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। 12 मार्च को बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। अपोजिशन पार्टीज़ की तरफ से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से जो मौजूदा चेयरमैन सेनेट है सादिक संजरानी, उन्हीं को दोबारा इस ओहदे के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा रखा गया। अब हुकूमत और अपोजिशन सेनेट में अपना चेयरमैन लाने के लिए आप कह लें कि बड़ा जोर लगा रही हैं, अपनी अपनी कोशिश की जा रही है। अब देखना है कि किसकी कोशिश रंग लाती है और 12 मार्च को जीत किसकी होती है। अच्छा, पार्टी पोजीशन अगर देखी जाए तो ऑपोजिशन को बर्तरी हासिल है, लेकिन फिर भी आपको पता है कि पार्टी पोजीशन होने के बावजूद भी, नंबर ज़्यादा होने के बावजूद भी, पहले भी जो आपके सामने है, तो ये मुकाबला लेकिन हम कह सकते हैं कि आसान तो बिल्कुल नहीं है। जैसे सेनेट इंतखाबात में आपने देखा कि करिश्मा हो गया बाकायदा, हफीज़ शेख साहब अक्सरियत के बावजूद हार गए। अगर ऐसा ही करिश्मा अब हुआ तो अपोजिशन की गेम हम कह सकते हैं कि उलट सकती है। अब इस पूरी सिचुएशन को लेकर किसका पलड़ा भारी, इस पर मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार, मेरे बहुत फेवरेट हैं, बड़ा मुख्तलिफ अंदाज़ है इनका, और सबसे बड़ी बात कि जब बात करते तो बड़े अच्छे तरीके से समझाते हैं। ज़फ़र हलाली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ज़फ़र साहब, कैसे देखते हैं आप इस मुकाबले को, किसका पलड़ा भारी दिखाई देता है? क्योंकि अब नंबर गेम भी नहीं है, क्योंकि पहले हमने देखा कि जिनके नंबर ज़्यादा थे सीक्रेट बैलेटिंग की वजह से फ़ायदा किसी और को हो गया। अब आप क्या देख रहे हैं, आगे भी ऐसा कोई करिश्मा हो सकता है? शिबली फराज साहब ने वो तय कर दिया है कैसे क्या करेंगे। उन्होंने कहा जो भी जरूरत हो हम वही करेंगे जीतने के लिए। तो अब पता नहीं क्या क्या चीजें जरूरत होंगी। तो लगता है ऐसा है कि गवर्नमेंट तुले हुए हैं, और अगर तुले हुए हैं उनके पास एक नोट छापने का मशीन भी उनका है, और हर किस्म का वो क्या भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में जो उनको एक धचका मिला है, देखिए उनका जो साइकोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है, जैसे हमारे अवाम को अच्छा लगता है, वो कहते हैं भाई इनसे छीना गया, लूट गए और इनका आदमी हार गया इसलिए कि नाइंसाफ़ी हुई और पकड़े नहीं गए और कुछ नहीं हुआ, इलेक्शन कमीशन भी चुप हो गया। अब अगर ये जीत जाएं तो ये वो उनको शोर करने दो, फिर भी कुछ नहीं होगा।
तो एक sort of rough justice अच्छा हो साहब गया एक ना, बात मेरे बराबरी ज़हन में हो आई। गई एक किस्म की। अच्छा अब मेरे ये बिल्कुल किस्म सही कह रहे हैं, लेकिन ये बड़ा एक लम्हा फिक्री है, बड़ा एक ऐसी बात है कि अब जैसे ऑपोजिशन को चेयरमैन सेनेट मुकाबले में बाज़ाहिर अक्सरियत हासिल है, मगर ये वोटिंग खुफिया होगी तो इसमें नताइज हैरान कौन हो सकते हैं। यानी गिलानी साहब 51 से ज़्यादा भी वोट ले सकते हैं। अच्छा ये भी हो सकता है वोट कम हो जाए। अभी आपने जो शिबली साहब का जिक्र किया, अब शेख रशीद साहब भी ऐसी बात कर रहे हैं, उनका दावा ये कि जी इस बार हैरान होने की बारी ऑपोजिशन की है। हुकूमती अरकान के वोट गिलानी साहब को मिलना गलत। अब हुकूमत को अगर ज़्यादा वोट मिल जाते हैं तो क्या ये ठीक हो जाएगा? क्या ये दोहरा मयार नहीं है, दोहरी पॉलिसी नहीं है? और हिलारी साहब बड़े अफसोस के साथ मैं कहना चाहूँगी कि शेख रशीद साहब अगर इस तरह का दावा करें कि हैरान अब ऑपोजिशन होगी, यानी आप खुले अल्फाज में कह लें कि आप इस बात को प्रमोट करें कि हाँ खरीदो फरोख्त होगी, ज़मीर बेचे जाएंगे, ज़मीर खरीदे जाएंगे, रेट लगेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, और उनको भी दाद दें, कम से कम सच कह रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप नाराज हैं, नाराज नहीं होनी चाहिए। ये तो वो कहते हैं ना, ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, है कि नहीं? यानी ऐसी बात इस पे शर्मिंदा होना चाहिए। मतलब इस तरह की ये करप्शन, खुद ये कहते हैं कि करप्शन है, वोटों को खरीदना, ज़मीर के सौदे करना, ये जो बाकायदा मंडी लग जाती है हर बार इंतखाबात से पहले। अब अलल ऐलान कहा जाएगा कि देखिए अब इस दफ़ा हम जीत के दिखाएंगे, आप जीत के दिखाएं। यानी ये तो आप धांधली को प्रमोट कर रहे हैं, बाकायदा अलल ऐलान कर रहे हैं, डंके की चोट पे कर रहे हैं। जी हाँ, मेरे ख्याल में पहले इलेक्शन के बाद धांधली तो अब लाजिम हो गया है, लाजमी धांधली होगी। अगर धांधली नहीं होना था तो मेरे ख्याल में 10 का इलेक्शन जो है उधर 20-25 पोलिंग स्टेशंस में वो रोक के वो फिर रीपोल करते, मगर उन्होंने पूरा रीपोल किया। और क्यों हमें पता है, इसलिए कि परफॉर्मेंस जो था ऑपोजिशन का उनके एक ख़ास जगह में इतना अच्छा नहीं था। जब एक दफ़े पता चल गया कि इलेक्शन कमीशन जो है लगता ऐसा है कि बायस्ड है, तो फिर उसके बाद मेरे ख्याल में उन्होंने कहा कि अब तो हर चीज़ बायस्ड है उस इलेक्शन कमीशन के बारे में, और वही हो रहा है। आप देख रहे हैं अब तो और भी इंफॉर्मेशन निकला है, कैसे अपॉइंटमेंट किसका हुआ, किसने किया, क्या उनकी रिकमेंडेशन थी। मैं तो माफ़ करिए, मैं तो समझता हूँ ये जो पूरा सिस्टम है ये तबाह हो गया है। और बिल्कुल आपने जो पहला सवाल किया कि भाई हाउ कैन यू कॉन्स्टिट्यूशनली ये मुल्क कैसे कर सकें, जब आप एट द लेवल ऑफ कैबिनेट रैंक मिनिस्टर आके कहता है जो भी ज़रूरत है हम करेंगे। इन अदर वर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन के आप बाहर भी काम कर सकते हैं। तो अगर ये आप मान गए हैं और अपोजिशन ने करके बता दिया है कि वो भी यही सोचते हैं, तो फिर छोड़ें बात। और अगर होना ही है तो फिर क्या कह सकते हैं, फिर हो जो भी हो। फिर यानी सभी लोग यहाँ पे, मतलब जिसका ठीक है, यानी सब अगर इसी सिस्टम को लेके चलेंगे तो फिर सही कौन करेगा, उम्मीद किससे रखी जाए। चलिए आगे चलते हैं। अब हिलाली साहब, ये हुकूमती उम्मीदवार जो सादिक संजरानी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत दोनों की हिमायत हासिल करके आपको पता है कि 3 साल के लिए चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए थे। अब अपने 3 बरस की मुद्दत पूरी करने के बाद अब वो दूसरी मुद्दत के लिए हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से सेनेट चेयरमैन के उम्मीदवार बने। अब सिर्फ इस बार हम कह सकते हैं कि फ़र्क ये कि उनके मुकाबले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले गिलानी साहब हैं। क्या आपको लगता है कि हुकूमती इत्तेहाद मुफाहमत के बादशाह से जीत पाएगा, क्योंकि मद्दे मुकाबले इस टाइम पे मुफाहमत के बादशाह हैं? नहीं, मेरे ख्याल में इस केस में 2 वोट के लिए हुकूमत को ज़्यादा कोशिश करना नहीं पड़ेगा। और मेरे ख्याल में अगर वो तुले हुए हैं कि इनको जीतना है, संजरानी साहब को जिताना है, तो बेसिकली यू नीड 2 वोट्स। और ये 2 वोट के लिए बहुत चीज़ें हो सकती हैं, और मेरे ख्याल में ज़्यादा भी अगर इनको ज़रूरत होता वो भी हो सकता है। देखिए बात सीधी सादी है, समझिए आप, इमरान खान चाहता ये है कि सेनेट में उसका कंट्रोल हो, इसलिए अगर सेनेट पे कंट्रोल नहीं है तो असेंबली का कंट्रोल होना इतना वो क्या कहते हैं, इतना कामयाबी नहीं होगी। इसलिए कि हर लेजिस्लेशन जो वो पास करते हैं सेनेट उसको ना कर देगा, फिर आप वापस लाएं असेंबली को, फिर पास करें, फिर जाएं, अगर फिर भी ना कह दिया तो उसके माने फिर वो कानून बन जाता है, सही। मगर ये 3 महीने 2-3 महीने का डिले होता है, या 2-3 हफ्ते महीना डिले होता है। तो कोई नहीं चाहता है कि इस किस्म का सिचुएशन हो कि आप बेसिक रिफॉर्म जो बड़े ज़रूरी हैं, वो जो करना ही है वो नहीं कर पाते आप, तो वो चाहेगा कि हर सूरत से ये वोट जीते और ऐसा सेनेट का चेयरमैन आए जो इस्तेमाल नहीं हो सकता है प्रोसीजरली
लेजिस्लेशन को डिले करने। ठीक है। अच्छा जफर साहब, कि आपने ये भी मामला देखा होगा कि जो अब्दुल गफूर हैदरी साहब का जी सेनेट डेप्यूटी चेयरमैन बनने के लिए उनको ऑफ़र दी थी, लेकिन फिर मुकर गई हुकूमत। इनके कुछ अरकान इसे मजाक कहते रहे, जी मजाक में बात हुई थी, कुछ ने बात वैसे ही टाल दी। क्या तहरीक इंसाफ ने, हम कह सकते हैं, एक पत्ता फेंका था पीडीएम में फूट डालने के लिए, या फिर ये ऑफ़र पीडीएम के लिए थी? आपका क्या तज़िया, क्या आपको लगता है कि हकीकत क्या है इस बात की? देखिए, मौलाना साहब का रोल अभी इम्पोर्टेंट रोल है पीडीएम में, और इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट दोनों चाहेगी कि मौलाना साहब को बिल्कुल खाली हाथ ना छोड़ें। कुछ ना कुछ उनका फतह होना चाहिए और रिफ्लेक्ट होना चाहिए इन द सीट्स। तो अगर डिप्टी चेयरमैनशिप एक पार्टी को मिल रहा है जिसके पास 7, 8, 10 वोट्स हैं, तो ये तो बता रहे हैं सबको, पूरी दुनिया को आप बताना चाहते हैं कि वी वांट टू डू हिम अ फेवर, हम उसको कुछ करना चाहते हैं उसके लिए। तो ठीक है, जेस्चर है एक, उन्होंने इनकार करके पीडीएम से ले लिया, कोई बात नहीं, इसके मतलब है इलेक्शन तो हो जाएंगे। ठीक है ठीक है। अच्छा, अब ये भी कहा जा रहा है कि इस बार नून लीग पीडीएम को सरप्राइज दे सकती है, यानी नून लीग सरप्राइज देगी। आपको अफवाहें लगती हैं, रूमर्स हैं, हकीकत है कि आपको लगता है कि नून लीग पीपल्स पार्टी के गिलानी साहब को चेयरमैन बनने देगी? इन खबरों को आप कैसे देखते? साथ ही मैं ऐड करना चाहूँगी लाली साहब कि मरियम बड़ा, आपने देखा है कि बड़ा बढ़ चढ़ के बातें करती हैं, तो मुझे समझ नहीं आती कि मरियम की या नून लीग की इसमें क्या जीत आपको दिखाई देती है? अगर गिलानी साहब जीते हैं या आगे गिलानी साहब ही मुंतखब हो जाते हैं, तो नून लीग का इसमें क्या फ़ायदा है? फिर ये जिस तरह डेप्यूटी चेयरमैन के ओहदे के लिए, उसमें भी नून लीग कहीं नहीं है। नून लीग किस बात पे खुशियाँ मना रही है? नहीं, देखिए, नून लीग एक बड़ी पार्टी है, बड़ा प्रोविंस में बहुत बड़ी पार्टी है, और अगर गवर्नमेंट के इत्तेहादी उनको छोड़ दें तो नून लीग के साथ वो गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, तो नून लीग का इम्पोर्टेंस आप उसको प्ले डाउन नहीं कर सकते हैं, वो है। और मेरे ख्याल में ये पीपीपी क्या है पंजाब में? कुछ नहीं है। पीपीपी एक रूरल सिंधी पार्टी बन गई है, और किसी जगह उनकी कोई नुमाइंदगी नहीं है। पंजाब में क्या है, 5-7 सीट्स हैं, किधर है? साउथ पंजाब में है कुछ, और तो है ही नहीं। की बात से टोटली एग्री करती हूं कि बड़ी बात है पंजाब के लिहाज से अगर बात की जाए, लेकिन हलाली साहब, मैं यूसुफ गिलानी साहब की जीत से रिलेटेड सिर्फ बात कर रही हूँ कि उनकी जीत पर नून लीग बड़ी खुश है। आपको नहीं पता कि कल को ये लोग, मतलब पीपल्स पार्टी नून लीग का अगर हम माजी देख लें कि जब इनको मुफाद होता है एक साथ खड़े हो जाते हैं, जब मुफाद निकल जाता है, मतलब पूरा हो जाता है, तो एक दूसरे को कॉर्नर करने में भी माहिर हैं लोग। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, तो क्या बड़ी बात है? वो दोनों जानते हैं कि एक एक से कोई ख़ास भरोसा नहीं होना चाहिए, या तो वो एक एक के गले लगते, या गले छुरा मारते हैं एक एक को, या गले मिलते हैं एक एक को। ये तो सबको पता है, इन पे कोई एतबार, ये अपने आप पे इनका एतबार नहीं है। अब दे आर टुगेदर, इसलिए कि उनका बेनिफिट है। जैसे वो ख़त्म होगा, एक एक को गाली गलोच और ये सब चीज़ें आप देखने लग जाएंगी। देखिए, मगर एक चीज मैं आपको जरूर कहूं, का सिलसिला शुरू हो जाए, क्या वजह है? जी आपका लास्ट कमेंट। जी क्या मैं लास्ट कमेंट है कि हमें पता चल गया है कि बेसिकली क्या चेंजेस होने वाले हैं जी। 3 किस्म के चेंजेस होने वाले हैं। महंगाई, इस पे कंट्रोल आना है, और ये कंट्रोल हो सकता है, और पीटीआई नहीं कर रही है, उनको करना पड़ेगा। उनको प्राइसेस का कंट्रोल, सप्लाई एंड डिमांड कंट्रोल करके वो कर सकते हैं। डिलीवरी सिस्टम बना के, होर्डर्स को पनिश करके, क्लोज मॉनिटरिंग करके आसानी से हो सकता है। ठीक है, महंगाई का। जफर अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आपके तजिए के लिए। ब्रेक पे मुझे जाना है, ब्रेक से वापसी पे मेरे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर जावेद अकरम साहब, बात करेंगे कोरोना की करंट सिचुएशन पर। वेलकम बैक नाजरीन। मुल्क में गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान जो कोरोना केसेस हैं उनमें इजाफा देखने में आ रहा है, यानी केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हुकूमत ने मुख्तलिफ शहरों में 2 हफ्तों के लिए तालीमी इदारे भी बंद करने का ऐलान किया है। अब आज जो NCOC का इजलास हुआ है उसमें मास्क पहनने की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत की गई है, और जो तमाम आप कह लें कि तजारती सरगर्मियाँ हैं
रात 10 बजे तक ख़त्म करने की ये हिदायत कर दी गई कि 10 बजे तक ये जो है आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, उसके बाद आप इसको बंद कर देंगे। इजलास में शफकत महमूद साहब जो है उन्होंने क्या कहा कि सिंध और बलूचिस्तान में जो हालात हैं तकरीबन ठीक हैं, लेकिन पंजाब और KPK की अगर बात की जाए आज़ाद कश्मीर की तो वहाँ पे मसाइल नज़र आ रहे हैं। सिंध और बलूचिस्तान के बारे में बात करते हुए कहा गया कि सिंध और बलूचिस्तान में 50% बच्चे स्कूल आएंगे, जबकि इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरांवाला, लाहौर, गुजरात, मुल्तान, रावलपिंडी, सियालकोट और पेशावर में तालीमी इदारे 15 मार्च बरोज़ पीर 2 हफ्तों के लिए बंद कर दिए गए हैं। तमाम जो तालीमी इदारे हैं वो 28 मार्च को दोबारा खुलेंगे। वैक्सीन की अगर बात की जाए तो NCOC ने मुल्क में 60 साल से ज़्यादा उम्र के जो अफराद हैं उन्हें कोरोना वैक्सीन लगाने का ऐलान कर दिया और पाकिस्तान में हेल्थ वर्कर्स के बाद अब से ज़ायद जो अफराद हैं उनको कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन लगाने का आगाज़ भी हो चुका है। इस पूरी सिचुएशन पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद अकरम साहब, सीनियर डॉक्टर हैं, किसी तारीफ के मोहताज नहीं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, कोरोना वायरस अब मुल्क में दोबारा कंट्रोल करना मुश्किल हो गया है। अब वैक्सीन भी आ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद और SOP पर अमल दरामद भी हो रहा है, इसके बावजूद ये जो मर्ज़ है ये काबू में नहीं आ रहा है। क्या वजह समझ आ रही है आपको? बहुत शुक्रिया। देखें, ये जब वुहान से 2019 में ये मर्ज शुरू हुआ तो जिन ममालिक में गया कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि कोई इसमें ख़त्म हो चुकी हो। ये जो इसका बढ़ना, ये अमल जो है या कम होना, इसके जो मेन वजह है वो यही है कि हम इसको किस तरीके से, कितनी सीरियसली अपनी ज़िंदगियों में ये तब्दीली लाए थे उसको कंटिन्यू करते हैं। जब हम गिव अप कर देते हैं कुछ, जिसको हम पेंडेमिक फटीग कहते हैं, कि लोग शायद इसको सीरियसली लेना बंद कर देते हैं, वो ये समझते हैं कि ये कोई अफसाना है और शायद वो नहीं इसमें मुब्तला होंगे। अगर कोई मुब्तला हो भी गया तो वो शायद अपनी किस्मत को स्ट्रेच करते हैं, जिसको हम पेंडेमिक फटीग कहते हैं कि एक स्टेज में। लेकिन ये इंतहाई डेंजरस रवैया है, क्योंकि अगर आप देखें थोड़ी सी अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी दे दें, चाहे वो सोशल नेचर की है, चाहे वो रिलीजियस नेचर की है, कल्चरल नेचर की है, या इवन एजुकेशन या पॉलिटिकल कोई एक्टिविटी है, उसकी अगर कुर्बानी दे दें तो वो बेहतर होगा, बजाय इसके कि आप इंसानी ज़िंदगियों की कुर्बानी दे दें। तो जैसे हमें पता है इस वक्त तकरीबन 1 घंटे में 2 ज़िंदगियाँ, कीमती ज़िंदगियों का ज़िया हो रहा है सिर्फ पाकिस्तान में। और ये अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि हम इसको काबू करते हैं, फिर हम SOPs से बहुत दूर चले जाते हैं, अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी, रिलीजियस एक्टिविटी और तमाम एक्टिविटीज़ को रिज्यूम करते हैं, तो फिर ये एस्केलेट करती है, जो कि एक्सपेक्टेड है। देखें, इसका जो इतनी बड़ी ये एक वबा है कि 30 लाख से ज़्यादा लोगों की जान ले चुकी है पूरी दुनिया में, करोड़ों लोग इससे मुब्तला हुए हैं या अभी भी मुब्तला हैं। तो इसको तो थर्ड वर्ल्ड वॉर भी कहा जाए तो मेरा ख्याल है मुबालगा नहीं होगा। और मेरा ख्याल है कि अभी एक जो रे ऑफ होप, इस लंबी टनल जो डार्क भी है और बड़ी ख़तरनाक भी है और बड़ी भयानक टनल है, जिसमें हमारे बहुत सारे प्यारी जानें चली गई, एक रे ऑफ होप सिर्फ इफ़ेक्टिव वैक्सीनेशन प्रोग्राम से ही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तो पाकिस्तान में हम नहीं कह सकते 1% भी हुआ है। हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह 220 मिलियन का मुल्क है, तो हमारा टारगेट ये होगा कि हम 150 मिलियन यानी कि 15.5 करोड़ लोगों को लगाएं, तो फिर ही 75% को जब ये लग जाएगी वैक्सीन इफ़ेक्टिवली, कोई भी वैक्सीन, तो फिर ये लोकल ट्रांसमिशन को आप कम कर सकते हैं बाय क्रिएटिंग हर्ड इम्यूनिटी। तो अभी तो हमारी वैसे ही बहुत दूर हैं, हम तो बहुत सिलेक्टिव ग्रुप को 5 लाख जो इंजेक्शन आए थे वो तो इट्स टिप ऑफ द आइसबर्ग। तो लेकिन एक उम्मीद की किरण ज़रूर है, लेकिन उस उम्मीद की किरण का फ़ायदा हासिल करने के लिए जो इतनी मेहनत की हेल्थ केयर वर्कर्स ने, साइंसदानों ने, रिसर्चर्स ने, कि इतनी जल्दी इतनी वैक्सीन आ गई, वरना तो ये 9 साल का अमल है। कोई भी वैक्सीन 9 साल से पहले मार्केट में नहीं आती। तो अगर ये आ गई है तो हमें इसका फ़ायदा तभी हासिल कर सकेंगे अगर हम जिंदा रहेंगे, कि अपने आप को बचा के रखेंगे। अगर हम इसी दौरान, अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि वैक्सीन बिल्कुल करीब भी है हमारे और हम उसको लगाए बगैर मर जाएं, तो फिर तो मेरा ख्याल है हमारी बदकिस्मती इससे बड़ी क्या हो सकती है। इसलिए जिंदा रहना जरूरी होगा। डेड बॉडी को तो हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे। सवाल काफ़ी ज़हनों में
गर्दिश कर रहा है कि आपने जैसे कि खुद बताया कि वैक्सीन इतनी जल्दी नहीं आती है, बहुत लंबा ये प्रोसीजर होता है, 9 साल के करीब अरसा लग जाता है वैक्सीन को आने में, ऑलमोस्ट यानी 1 डेकेड समझ लें। लेकिन अभी चूंकि हालात ऐसे थे और ये बीमारी इस तरह पूरी दुनिया में आई फैली कि तमाम लोग मुंतज़िर थे कि जल्द अज जल्द वैक्सीन तैयार कर ली जाए। तो अब ये जो वैक्सीन आई है, बहुत सी खबरें ऐसी भी गर्दिश कर रही हैं कि डॉक्टर जो है वो चाइनीज़ वैक्सीन से मुतमईन नहीं है और इसलिए लगवाने से गुरेज कर रहे हैं। क्या इसमें कुछ सदाकत है? और हम कह सकते हैं कि जो 9 साल से पहले बन गई इसकी वजह से मुतमईन नहीं है, उसके बहुत ज़्यादा आफ्टर इफेक्ट्स हैं, या क्या ऐसी बात है, या आप कहेंगे कि बात सच ही नहीं है, ऐसी बस ये रूमर है? देखें, मैं फिज़ा रोज़ 1 से 2 या 3 अनफॉर्चुनेटली ICU में डेथ सर्टिफाई करता हूँ कोरोना की। और एक तरफ इतनी भयानक मौत है कि आप जब मर रहे होते हैं आपको सांस नहीं आ रहा होता, आपको एयर हंगर होती है, आपकी स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो रहा होता है, बल्कि आपको हार्ट अटैक्स होने की ख़तरा होता है। और उस पे सबसे वर्स्ट चीज़ ये होती है कि आपके प्यारे, आपके बच्चे, आपकी बीवी, मियाँ और आपके पेरेंट्स आपके पास खड़े होकर कुरान पाक भी नहीं पढ़ सक रहे होते, आइसोलेटेड होते हैं आप। और उसके बाद आपको अबहाम होता है कि आपकी बॉडी को भी कोई हाथ लगाएगा, कोई गुस्ल भी देगा कि नहीं देगा। इतनी अनसर्टनटी में मौत वैसे ही हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पनाह मांगी, तो फिर इस तरह की अज़ियतनाक मौत तो मेरा ख़्याल है किसी और बीमारी में नहीं है जितनी इसमें पेनफुल डेथ है। तो एक तरफ तो इतनी हमें कीमती ज़िंदगी जो अल्लाह की नेमत है उसको प्रोटेक्ट करना है, और इस जो क़यामत ढाई जा रही है हमारे बहन भाइयों पे, उससे बचना है। तो दूसरी तरफ तो एक इंजेक्शन है, बेज़रर इंजेक्शन है, और ये वैक्सीन वही है जो पहले हम फ्लू के लिए लगाते हैं, मीज़ल, मम्स, रुबेला के लिए, और उसी तरीके से डेवलप हुई है। सिर्फ आम तौर पे ये प्रोसेस होता है कि जब हम वैक्सीन डेवलप करते हैं लैब में, तो हम फ़ेज़ 1 का वेट करते हैं, उसके रिज़ल्ट को एनालाइज करके फ़ेज़ 2 पे जाते हैं, फिर फ़ेज़ 3, फिर फ़ेज़ 4। अब देखें, इस वक्त भी मैं यूनिवर्सिटी में हम तीसरा ट्रायल कर रहे हैं वैक्सीन्स का, और हकीकत ये है कि जो हमने कैंसिनो का ट्रायल किया, जो एक चाइनीज़ ही वैक्सीन थी, उसमें 18,000 लोगों का हमने खुद ट्रायल किया पाकिस्तानीज़ में, और उसमें 100% जिनको लगी उनमें उन्हें सीरियस डिजीज़ प्रोटेक्ट की, और किसी की डेथ नहीं हुई, कोई ICU में नहीं गया, कोई वेंटिलेटर पे नहीं गया आफ्टर वैक्सीनेशन, और 77% को वायरस अंदर घुसी नहीं उनकी जिस्म में। तो इससे बेहतर तो रिज़ल्ट नहीं, और कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं हुआ। देखें, कोई भी वैक्सीन आप ले लें, चाहे आप ले लें जो आपकी रिकम्बिनेंट वैक्सीन है, जो प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन है, जो सेल बेस्ड वैक्सीन हैं, बहुत हैं, 19 किस्म की वैक्सीन हैं, और मैसेंजर RNA वैक्सीन इवन, दे आर एब्सोल्युटली सेफ। हाँ, इनमें कोई भी वैक्सीन इस वक्त नहीं है हमारे पास जो 100% एफिकेशियस हो। देखें, सारी की वैक्सीन कोई 79% से लेके 95% तक इफेक्टिव हैं। तो लेकिन ये भी बहुत बड़ी एक अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने उसमें शफा डाला हुआ है। तो देखें, अब हम जहाँ तक पैदा करने हैं वो तो सोशल मीडिया ही करता है मोस्टली। तो सोशल मीडिया को तो मेरा नहीं ख्याल कोई कंट्रोल कर सका है, सिर्फ हमारे दुश्मन मुल्क, सिर्फ हमारे दुश्मन मुल्क उसको यूज़ करते हैं। इंडिया या देखें, इंडिया को क्या चाहिए, वो हमारा दुश्मन है, खुला दुश्मन है, या इजराइल को, वो ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारी मईशत एकदम बहाल हो जाए, हम एकदम खुशहाल हो जाएं, हमारी ज़िंदगियाँ बच जाएँ। वो तो चाहेंगे कि हम इस क़यामत में बरपा रहें। तो एक इसको क्या करने के लिए, उनके रॉ के लिए इतना काफ़ी है कि जी डॉक्टर साहब, इस बात से एक और बात ना कि आप वैक्सीन की बात कर रहे हैं कि जी सोशल मीडिया पे बस बातें होती हैं, रूमर्स होती हैं, लोग तो अभी तक कोरोना को नहीं मानते। हमारे यहाँ तो ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कोरोना है ही नहीं, कोरोना तो है ही नहीं, तो साजिश है। अब जैसा एक माइंडसेट उसके साथ बंदा क्या करे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो अभी कोरोना वैक्सीन जो पाकिस्तान में अभी, जी आप प्लीज कहिए। देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, असल चीज़ ये है कि ये कोई, एक तो हमारे लोगों का अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन लेवल, शऊर लेवल, और हम, मेरा ख्याल है, बजाय अल्लाह पे यकीन करने के जादू टूनों पे और मोजज़ात पे ज़्यादा यकीन करने हैं। सुपरस्टिशन बहुत है, इसलिए हम वल्नरेबल हैं, जिसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। हमारे दुश्मन एक्सप्लॉइट करते हैं कि उनको कुछ भी नहीं है, उनको 5 मिनट लगते हैं कोई ऐसी इस तरह की सोशल मीडिया पे बात करने की, और वो एकदम पूरी फैल जाती है, और फिर लोग वल्नरेबल हो जाते हैं, और इवन डॉक्टर्स तक हो जाते हैं। क्लोजिंग की तरफ जाना है, ये जो कोरोना वैक्सीन है पाकिस्तान में, इसके अभी तक कुछ साइड इफेक्ट्स जाहिर हुए हैं? अगर हुए हैं तो सीधा जो है जरा प्लीज बता दीजिएगा नाज़रीन को। देखें,
5 से 7% आपको चांस है कि आपको जब ये वैक्सीन लगे तो आपको हल्का सा बुखार हो, आपका जिस्म टूटे, आपके सर में दर्द हो, और वो ज़्यादा से ज़्यादा 24 आवर्स से 48 आवर्स लास्ट करती है। ये ट्रायल्स में हमने कंफर्म किया है। अभी जो तीसरी हम कर रहे हैं इस वक्त एन हुई की जो ZF 2001 वैक्सीन है, उसकी 3 डोजेज़ हैं और वो भी हमने बहुत लोगों को इंजेक्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी टॉलरेबिलिटी एक्सीलेंट है, नॉट इवन गुड बट एक्सीलेंट। और डॉक्टर साहब, इसमें बॉडी रैश या एलर्जी तो नहीं है कि एलर्जी हो जाए किसी को सीवियर लेवल तक? नहीं, देखिए 18,000 वो किए, 2,000 हम इनके कर चुके हैं, किसी एक भी पाकिस्तानी को एनाफिलैक्सिस नहीं हुआ। अगर एलर्जी छोटी मोटी हो भी जाती है तो ये कोई इतना बड़ा बात नहीं है। एलर्जी तो आपको एस्प्रिन से भी हो सकती है, पैरासीटामोल से भी हो सकती है, और जहाँ पे आपको लग रही है वहाँ ये सब कुछ हमारे पास मौजूद है। एंड एलर्जी अगर हो भी जाए तो कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद अकरम साहब आपके वक्त के लेने से पहले मैं आज भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुतल्लिका हुकाम से गुजारिश करूंगी कि चेयरमैन पैमरा सलीम बेग को उनके ओहदे से फौरी हटाया जाए, किसी अहल शख्स को मेरिट की बुनियाद पर उस कुर्सी पर, उस ओहदे पर बिठाया जाए। इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की दुआओं में याद रखेगा, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।